हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के दौरान इको चेंजेस का क्या इंपॉर्टेंस है। हार्ट अटैक के टाइम किस तरह के इको चेंजेस आते हैं, उसका प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी क्या है, कितने केसेस में हम हार्ट अटैक को इको में पिकअप कर सकते हैं, कितने केसेस में मिस कर सकते हैं, और हार्ट अटैक के दौरान इको में क्या क्या फाइंडिंग्स हमें एडिशनल मिल सकती है, जिसके बेसिस पे हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करने में थोड़ी ईजी रहेगा। हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, और एटलीस्ट हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं ये कितने केसेस में होगा, ये एटलीस्ट हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक के दौरान इको का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। पहली चीज तो ये है कि क्या हार्ट अटैक में इको मिस हो सकता है। देखिए, अगर मेजर हार्ट अटैक है, एस्टी एलिवेशन हार्ट अटैक है, या नली बिल्कुल बंद हो गई है, तो भी 5% केसेस में आपको इको में मिस हो सकता है। इको कंप्लीटली नॉर्मल आ सकता है। खासकर अगर कोई छोटी नली का हार्ट अटैक है, कोई पीछे की दीवार की नली का हार्ट अटैक है और वो नली भले 100% भी बंद हो गई है, तो वो मिस हो सकता है। जितना ज्यादा बड़ा हार्ट अटैक होगा उतना इजीली इको में पिकअप होगा, जितना छोटा हार्ट अटैक होगा उतना मिस होने का चांस ज्यादा है। नेक्स्ट है कि क्या हार्ट के ब्लॉकेजेस इसमें पिकअप हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है, कॉमन भ्रांति है। लोगों को लगता है कि अगर इको नॉर्मल आ गया मतलब नली में कोई ब्लॉकेज नहीं है, सब कुछ क्लीन है, सब स्टेंट बराबर चल रहा है। वो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। इको में जब तक टिश्यू डैमेज नहीं हो जाए, जब तक टिश्यू सड़ नहीं जाए, जब तक टिश्यू डेड नहीं हो जाए, तब तक इको में आप कंप्लीटली मिस आउट कर सकते हो ब्लॉकेजेस को। इवन 90% तक का ब्लॉकेज भी आप बड़ी नली में हो तो भी मिस कर सकते हो इको में। तो इसलिए इको ब्लॉकेजेस डिटेक्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, स्ट्रेस इको में या एक्सरसाइज इको जो आप करते हो तो उसमें आप कोई वॉल मोशन अबनॉर्मलिटी को पिकअप करके डिटेक्ट कर सकते हो कि ब्लॉकेज है कि नहीं। पर रेस्टिंग कंडीशन में या बैठे बैठे में अगर आप इकोकार्डियोग्राफी कर रहे हो तो उसमें ये पिकअप हो पाएगा, इसका चांसेस काफी कम है। नेक्स्ट है कि यूजुअली हार्ट अटैक में कौन से चेंजेस दिखते हैं पेशेंट को। हार्ट अटैक के दौरान यूजुअली जो एरिया अफेक्टेड है या जिस नली का हार्ट अटैक है वो एरिया कम काम करता दिखेगा। इसे रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मलिटी बोलते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर रीजन की जो वॉल है उसके मोशन में प्रॉब्लम है। रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मलिटी, रीजनल यानी उस एरिया का, वॉल मतलब दीवार, मोशन मतलब मूवमेंट, और अबनॉर्मलिटी तो जो एरिया का हार्ट अटैक है वो एरिया की दीवार कम काम करती दिखेगी। जो बाकी सेगमेंट्स है वो उसके नॉर्मल काम करते दिखाई देंगे या ज्यादा काम करते दिखाई देंगे, क्योंकि वो एरिया के बदले भी उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो बाकी एरिया हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल दिखेंगे, वो एरिया आपको कम काम करता दिखेगा, उसे रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मलिटी बोलते हैं। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक के पेशेंट में एंडोकार्डियल थिनिंग मिल सकती है। जब नली 100% बंद हो जाती है तो जो एरिया के सेल्स को नली सप्लाई कर रही है वो सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। वो सेल मरना चालू हो जाते हैं तो वो एरिया पतला दिखने लगता है। वो दीवार की जो अंदर की सतह जिसे एंडोकार्डियम बोलते हैं वो पतली दिखने लगती है, इसे एंडोकार्डियल थिनिंग बोलते हैं। अगर ये किसी को दिख रहा है तो इसका मतलब टिश्यू ऑलरेडी डैमेज होना चालू हो गया और हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट जल्दी करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एंडोकार्डियल स्टनिंग भी होता है। इसका मतलब ये है कि वो एरिया पतला तो नहीं पड़ा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नली का ब्लड सप्लाई बंद है। एक तरह से मान लीजिए कि सेल्स अनकॉन्शियस हो गए, काम नहीं कर पा रहे हैं, मरे नहीं है, काम नहीं कर पाए। तो वैसे केसेस में ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप प्लास्टी या बाईपास या कुछ भी ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं, नली को वापस खोल देते हैं, तो वो स्टैंड एरिया 2-4 दिन 5 दिन में वापस काम करना चालू कर देता है। हाँ, जो एंडोकार्डियल थिनिंग हो गई है या टिश्यू डेड हो गया है वो एरिया वापस काम नहीं करेगा। उसको आपको धीरे धीरे करके दवा से थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। पर थिन होने का मतलब ये है कि वहाँ के सेल्स मर गए, तो उसमें रिकवरी ज़्यादा नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म पेशेंट का सर्वाइवल को प्रेडिक्ट करने में भी ये बहुत मदद करता है, क्योंकि पेशेंट का कितना सेल्स मर गए हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हार्ट अटैक की कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हार्ट फट सकता है क्या, धबकारा नियमित हो सकता है क्या, क्लॉट बन सकता है क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो एंडोकार्डियल थिनिंग के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्ट होते हैं। तो इसलिए अगर किसी को ये चेंजेस इको में दिख रहे हैं तो आपको प्रिडिक्ट आप कर सकते हो कि पेशेंट का मृत्यु चांस कैसा है। उसके अलावा पेशेंट का एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन आप असेसमेंट कर सकते हो कि पम्प फंक्शन कितना है। ये बेसिकली सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये जज करने के लिए कि पेशेंट का हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु होने का चांस कितना है। अगर लो पंप क्षमता है तो मृत्यु का चांस ज्यादा है, हाई पंप क्षमता है तो मृत्यु का चांस कम है। जितना कम है उतना ज्यादा ये कोरिलेट करेगा, जितना अच्छा पंप क्षमता है उतना पेशेंट का बचने का है, सर्वाइवल का चांस ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए कितना पेशेंट की एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन है उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से कोई वाल्व का डैमेज तो नहीं हुआ। कई बार एक हार्ट अटैक के पेशेंट में हार्ट की जो वाल्व्स है उसको भी ब्लड सप्लाई किया है, हार्ट की नलियां ही करती हैं, तो हार्ट की नलियां जो उनको सप्लाई कर रही है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो काम नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से वो वाल्व प्रॉपर
चिपक नहीं पाते हैं या लीकेज उसमें डेवलप हो जाता है। उसमें जो आपस में जब वो चिपकेंगे तब ब्लड लीक नहीं होगा, जब गैप रह जाएगा तो ब्लड लीक करेगा। तो वो ब्लड लीकेज होना भी एक बहुत बड़ा साइन होता है, हार्ट अटैक का फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है। जिन लोगों को भी वाल्व का लीकेज ज्यादा होता है उनमें मृत्यु दर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक के पेशेंट में वाल्व का अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो भी इकोकार्डियोग्राफी में बहुत अच्छे से असेसमेंट हो जाता है। कितना लीक है, माइल्ड लीक है, मॉडरेट लीक है, सीवियर लीक है, वाल्व में लीकेज थोड़ा है, वाल्व फट तो नहीं गया है, ये सब चीजें इको में ही सबसे अच्छी असेसमेंट होती है। ईसीजी में बहुत बार मिस हो जाएगा, इको इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स पे अगर कोई हार्ट की दीवार अगर फट गई हो या फटने वाली है, जैसे कि हार्ट के बीच की दीवार जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं वो फट जाता है, तो वो मृत्यु का बहुत बड़ा साइन होता है। तो वैसे केस में अगर वो चेंजेस है तो भी वो इको में बहुत अच्छे से पिकअप होता है कि दोनों चेंबर के बीच में ब्लड मिक्स होता आपको दिखता है, चेंबर के बीच में गैप दिखता है, तो आप उसके बेस पर असेसमेंट कर सकते हो कि हार्ट फट गया है। अगर फट गया है तो वैसा केस में 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट की मृत्यु होने का चांस लगभग 80-90% के आसपास होगा। दूसरा ये कि हार्ट की बाहर की दीवार अगर कच्ची पड़ गई, वो फट रहने का वाली है, तो भी आपको इको में ही असेसमेंट मिलेगा। इसके अलावा हार्ट का अगर कोई कंडक्शन ब्लॉक है तो उसकी वजह से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम स्लो चलेगा, सेप्टम का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा जर्की होगा, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट जैसा होगा, तो उसके बेसिस पे भी आप कंडक्शन ब्लॉक को असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिदम डिस्टर्बेंस भी अगर है हार्ट अटैक के दौरान, कि अगर हार्ट का धबकारा अनियमित चल रहा है, 2 बीट नॉर्मल 2 बीट अब नॉर्मल आ रही है, वैसा भी अगर कुछ हो रहा है, एक्टोपिक्स भी अगर आ रहे हैं, तो वो भी इको में आप काफ़ी हद तक असेसमेंट कर सकते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी हार्ट अटैक के दौरान सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसके बेसिस पे आप हार्ट अटैक का मैनेजमेंट को ज़्यादातर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए जो सेंटर्स में इकोकार्डियोग्राफी अवेलेबल है वहाँ हार्ट अटैक का मैनेजमेंट करना कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी और ज़्यादा साइंटिफिक होगा एज कम्पेयर टू वो सेंटर्स में जहाँ इसकी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे आपको पेशेंट का मैनेजमेंट करना ईजी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इको का कि आप पेशेंट का कौन सी नली का हार्ट अटैक है उसको भी असेसमेंट कर सकते हैं। ये कैसे असेसमेंट करेंगे कि कौन सा एरिया कम काम कर रहा है। मान लीजिए हार्ट में 16 सेगमेंट है, तो 16 में से हर नली कोई पर्टिकुलर सेगमेंट्स को सप्लाई करती है। तो अगर ये 2 सेगमेंट कम काम करे, मान लीजिए आगे की दीवार कम काम कर रही है, तो लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग का हार्ट अटैक हो सकता है। अगर राइट का हार्ट कम कर रहा है तो राइट कोरोनरी आर्टरी का हार्ट अटैक हो सकता है। जब पीछे की दीवार कम काम कर रही है, इंफीरियर वॉल कम काम कर रहा है, तो वो राइट की नली का या पीछे की नली का हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नलियां उस एरिया को सप्लाई करती है। तो एक हद तक आप इको से काफी हद तक जज कर सकते हो कि कौन सी नली का हार्ट अटैक है। और इस जज को करने की इंपॉर्टेंस ये है कि किस नली को पहले ट्रीट करना है। अगर कई बार क्या होता है मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेजेस आपको एंजियो में दिखते हैं, तो कौन सी कल्प्रिट आर्टरी है उसको ट्रीट करने से स्टडीज ने शो किया है कि फायदा ज्यादा होता है। उस समय अगर आप बाकी नलियां जिसमें 70-80% ब्लॉकेज है उनको छेड़छाड़ करने जाएंगे तो रिस्क भी कई गुना बढ़ जाएगा, फायदा भी कई गुना कम होगा पेशेंट को। तो वैसे केस में जो कल्प्रिट आर्टरी है उसको इको में आप लोकलाइज कर सकते हो, ईसीजी में भी कर सकते हो कि कौन सी नली का अटैक है, उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट करो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा। लॉन्ग टर्म कितने सर्वाइवल के चांसेस है, पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम्स है, कितना रिदम प्रॉब्लम्स है, कितना एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन है, कितने कंडक्शन ब्लॉक्स हैं, कितना वैल का प्रॉब्लम है, एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन कैसा है, ये सारे चीजों के बेसिस पे आप पेशेंट के सर्वाइवल के या मृत्यु के चांसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट अटैक के पेशेंट में कितने बार करनी चाहिए? ऑब्वियसली जब पेशेंट एक बार आए हॉस्पिटल में तब तो एक बार करना ही चाहिए, और उसके बाद अगर वॉल्यूम स्टेटस पेशेंट का चेंज हो रहा है या पेशेंट को हार्ट फेलियर में जा रहा है तो वो सारे चेंजेस के बेसिस पे आपको बार बार भी कई बार इको करना पड़ता है। बार बार इको करने में अलग अलग टाइम अलग अलग फाइंडिंग्स आ सकती है, तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। इसलिए कई बार रिपीट इको भी करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली पेशेंट कई बार वो बोलते हैं कि साहब 4 बार क्यों इको करना पड़ा, इसमें मेरा तो बिल ज़्यादा आ गया। तो वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है तो आप एक आध बार इको करते हैं, मैक्सिमम 2 बार करते हैं, एंजियोप्लास्टी से पहले और एंजियोप्लास्टी के बाद करते हैं। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो कई बार बार भी करना पड़ता है। जितने बार आप इको करोगे तो थोड़ा पेशेंट का बिल तो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा पेशेंट को भी समझना जरूरी है कि बार बार अगर इको हो रहा है, बहुत बार मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 50 बार इको करना पड़ेगा, तो अगर 2-3 बार 4 बार इको का अगर उनको चार्ज लिया भी जा रहा है तो वो पेशेंट के हित में है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिनट टू मिनट कंडीशन पेशेंट की चेंज होती रहती है, तो आपको बार बार इको भी देखना पड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल में या अलग अलग मशीन में इसमें फाइंडिंग्स डिफरेंट आ सकती हैं क्या? यूजली ऐसा नहीं होता है। इकोकार्डियोग्राफी की इमेजेस ज़्यादातर स्टैंडर्ड ही होती हैं। इमेज की क्वालिटी अलग अलग मशीन में डिफरेंट हो सकती है,
मार्जिन ऑफ एरर, अच्छी मशीन होगा तो उसमें कम होगा, थोड़ी ख़राब क्वालिटी की या सस्ती वाली मशीन होगी तो ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि एक हॉस्पिटल में इको पूरा अब नॉर्मल आएगा और एक हॉस्पिटल में पूरा नॉर्मल आएगा। चांसेस कम है, हो सकता है, पर वो होने का रीज़न ये है कि वो गलती है वैसा नहीं है, इको फाइंडिंग्स ही अपने आप में चेंज होती रहती है। इस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि कभी अटैक चालू था तो ये वॉल मोशन अबनॉर्मलिटी दिख रहा था, फिर सडनली थोड़ा नली में फ्लो चालू हो गया तो अपने आप वो नहीं दिख रहा है। ऐसे चेंजेस मिनट टू मिनट या आवर टू आवर बेसिस पे हो सकते हैं। तो इसलिए वो पूरी तरह से गलत नहीं है कि अगर आपका मल्टीपल टाइम्स इको हो रहा है और उसमें फाइंडिंग्स में वेरिएशन आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो मशीन का प्रॉब्लम है या डॉक्टर का प्रॉब्लम है। कई बार फाइंडिंग्स भी मिनट टू मिनट या आवर टू आवर बेसिस पे चेंज हो सकती है। तो आज के टॉपिक पे हमने इको का रोल असेसमेंट पर बात की हार्ट अटैक के पेशेंट में। हार्ट अटैक के दौरान क्या क्या चीज़ें इको में मिलती है और क्या चीज़ें नहीं मिलती है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग ये बहुत सारा कंटेंट को ह्यूज डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। आप ये सारा कंटेंट यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में देख सकते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी देते हैं हम। और ये कंटेंट को अगर आपको ढूंढना नहीं चाहते हैं तो सारे चैनल में प्लेलिस्ट बने हुए, आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए तो आपके मतलब का जो टॉपिक या बीमारी है उसको सिलेक्ट करिए तो आपको आपकी बीमारी से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें।